था, लेकिन आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप जो है अभी एग्ज़ाम में जो है वो, क्योंकि ये कोर्स इंक्लूडेड है और बीच में हमारा बहुत सारा गैप आ गया था, प्रॉब्ली 3 मंथ्स का गैप था, ठीक है। तो आई डिड के ताकि थोड़ा सा ये रिवाइज भी हो जाए और आप लोग थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम में जो आएगा, ताकि आप लोगों को पहले से बताओ, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में एज सच आज के लेक्चर में जो है बेसिकली हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, मतलब इट्स नॉट समथिंग कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स गुड टू गो थ्रू एवरीथिंग, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं डीसी मशीन्स। और तो डीसी मशीन में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास जो है वो डीसी मोटर्स आती हैं और डीसी जनरेटर्स आते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो एज अ नेम सजेस्ट कि जो डीसी जनरेटर है वो डीसी पावर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो डीसी मोटर है वो डीसी जो पावर है उसको इनपुट के तौर पे लेके आपको मैकेनिकल पावर जो है आउटपुट के तौर पे देती है, ठीक है। तो इसमें जो डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डीसी जनरेटर का काम मतलब ऐसा उस तरह नहीं है जिस तरह के हमारे पास बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे हमारे पास एसी जनरेटर्स हैं, मतलब जैसे हमारे पास कोल फायर पावर प्लांट्स हैं, दूसरे पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े एसी जनरेटर्स जो हैं वो लगे होते हैं, वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन वो बिजली जो है वो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो ग्रिड है उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो आपके शहरों में जहाँ आपको ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल पेशावर है, इस्लामाबाद है, तो वहाँ जो है वो हम उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो डीसी जनरेटर्स हैं बेसिकली दे आर लिमिटेड टू सर्टेन लोकेशंस, मतलब वहाँ बेसिकली इनका काम क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट ऐसा है, कोई इक्विपमेंट ऐसा है जो बेसिकली सिर्फ डीसी जो है वो पावर पे चलता है, तो उसके लिए या तो आप जो है वो डीसी जो है वो जनरेटर यूज़ करेंगे, और या जो है वो आप कोई दूसरा हल निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो जहाँ पे मतलब ओल्ड प्लेसेस हैं या ओल्ड कोई इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे डीसी इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो वहाँ डीसी जनरेटर्स जो हैं वो लगे हैं, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ अब इस तरह हो गया है कि चूँकि एसी पावर एवरीवेयर अवेलेबल है, तो सिंपली जो है वो एसी पावर को हम रेक्टिफाई करके उसे हम डीसी पावर बना के, तो जो भी हमने आगे सिस्टम चलाना होता है तो वो हम बेसिकली डीसी पे चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका जो मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, ठीक है जी, तो मोबाइल फ़ोन के चार्जर में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, उसमें एक सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आप 220 वोल्ट आपका एसी जो है वो सॉकेट वॉल सॉकेट में है, उसको पहले स्टेप डाउन करता है, उसके बाद आगे एक रेक्टिफायर का सर्किट होता है। आपने पढ़ा होगा रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में या 2 में पढ़ा होगा, 1 में पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। तो जो रेक्टिफायर का सर्किट है वो जो है उसको जो है वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। देन वी हैव फिल्टर्स, लो पास फिल्टर, जो भी फिल्टर हमने लगाने होते हैं वो लगा के हम प्योर डीसी पावर सप्लाई हमें जो है वो मिल जाती है। एंड देन वो डीसी पावर सप्लाई जो होती है उससे हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट एसी तो हम चार्ज नहीं करते, तो ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। सिमिलरली आपके पास इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है, तो लैपटॉप का चार्जर भी सिमिलर यही चीज़ है कि उसमें जो है वो आप वॉल सॉकेट में आप लगाते हैं 220, आपके लैपटॉप को प्रॉब्ली जो 20-24 वोल्ट मैक्सिमम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगेन हम वी आर डूइंग दैट, ठीक है। तो अगेन जो रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट है वो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हाँ इंडस्ट्री में जहाँ वो ओल्ड जनरेटर्स लगे हुए हैं, डीसी जनरेटर्स लगे हुए हैं, तो उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे बड़े साइज के जो रेक्टिफायर रिक्वायर्ड है वो लगाए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो है वो डीसी जनरेटर। और बाकी डीसी मोटर के बारे में आपको पता है कि डीसी मोटर जो है वो मतलब सॉर्ट ऑफ एक ऐसी मशीन है, मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिक पावर जो है इनपुट के तौर पे देती है, और इसके साथ साथ आपको जो मैकेनिकल पावर एज आउटपुट के तौर पे देती है। एंड डेफिनेटली देयर आर सम लॉसेज, ठीक है ना, देयर इज नो सच थिंग एज अ 100% आइडियल मोटर और आइडियल मशीन। थ्योरेटिकली तो है लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो नहीं है कि जिसमें आप कह सकें कि जी वी हैव 100% एफिशिएंसी और जितनी आप इनपुट दे रहे होते हैं आपको दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मोटर्स में ये है। अब मोटर्स में भी अगेन हमारे पास दो तरह की मोटर्स मौजूद है, वी हैव डीसी मोटर्स, वी हैव एसी मोटर्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द पावर टाइप ऑफ पावर दे यूज के इनपुट पावर आप क्या दे रहे हैं, ठीक है ना जी। आप अगर आपका डिवाइस जो है वो डीसी मोटर है तो आपने उसको डीसी पावर देनी है, और अगर एसी मोटर तो आपने उसको एसी पावर देनी है, ठीक है। तो एसी मोटर को आप डीसी नहीं देंगे और डीसी मोटर को आप एसी नहीं देंगे, ठीक है जी। तो
यहाँ पे बताया गया कि आपके पास जो एसी मोटर्स हैं दे हैव सम एडवांटेजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसी मोटर्स जो है साइज में स्मॉलर हैं, मोर रिलायबल हैं, एक्सपेंसिव नहीं है, लेस एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। और लेकिन जो है वो उनका प्रॉब्लम क्या है कि दे जनरली रन एट अ फिक्स स्पीड, और वो स्पीड जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर लाइन। पावर लाइन में जो वोल्टेज आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है हमारे पास 220 वोल्ट का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उससे हम डिटरमिन करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है जी। तो वो हम चूंकि फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब स्पीड भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स एन इशू। और उसके साथ जो है डीसी मोटर के अंदर स्पीड कंट्रोल की कैपेबिलिटी मौजूद है, और इसका मतलब ये है कि स्पीड और टॉर्क और इवन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और स्मॉलर साइज में हमारे पास डीसी मोटर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 12 वोल्ट की मोटर्स हैं, वो बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी जगहों पे जो है उसको इजीली हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंट्रोल सर्किट है वहाँ पे उसको हम इंटरफेस आसानी से कर सकते हैं। इंटरफेस हम जो है मतलब बड़ी जो एसी मशीन है उनको भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसकी सर्किट स्पेशल है। वो आप फिर आगे जब बड़ी क्लासेस में प्रॉब्लली आप आई डोंट नो फिफ्थ में या आप सिक्स में जाके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि जो आपके पास एक्सक्यूज मी जो बड़े पावर डिवाइसेस हैं तो उनको आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है जी। अगेन वही बातें जो हमने की हैं। जनरेटर, कन्वेंशनल जनरेटर्स जो हैं वो दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर्स, ठीक है। और सेम इज नॉट ट्रू फॉर द डीसी मोटर, बिकॉज के मोटर की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और मैकेनिकल पावर कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन डिसेलरेशन जो बहुत क्विक है, और रिस्पॉन्सिवनेस टू फीडबैक सिग्नल। मिसाल के तौर पर अगर आप क्लोज लूप सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि मोस्टली हम करते भी हैं, आप जो प्रोजेक्ट्स करते हैं आप करेंगे, रोबोट्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे, तो उसमें बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम होता है कि आप मोटर को एक सिग्नल दे रहे हैं कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है रोबोट ने, एंड देन यू हैव अ सेंसर। सेंसर जो है वो उसको नोट कर रहा होता है, ठीक है। सेंसर जो फीडबैक देता है कि भाई क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो उस सिग्नल को देखते हुए फिर दोबारा जो आपने प्रोग्राम उसमें लिखा होता है, वो प्रोग्राम जो है मोटर को करेक्ट करने की कोशिश करता है कि भाई राइट मत जाओ, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट मत जाओ, राइट जाओ, ठीक है। ये चीज़। फिर आपके पास जो डीसी मशीन की डीसी मोटर की कैपेसिटी है वो फ्रॉम 1 वाट से लेके आप 10,000 हॉर्स पावर तक की डीसी मोटर्स अवेलेबल है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है इसकी बहुत सारी ऑल ओवर द प्लेस इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके और स्टील एल्यूमिनियम रोलिंग मिल्स है, उसके अलावा ट्रैक्शन मोटर्स हैं। ट्रैक्शन मोटर जो है बेसिकली आपकी इवन इलेक्ट्रिक ट्रेन में यूज़ होती है, ठीक है ना। ओवरहेड क्रेन्स हैं, कंट्रोल डिवाइसेस हैं, तो बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है। अगेन डीसी मोटर क्या है जी, जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डीसी पावर को इनपुट के तौर पे लेके। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उससे एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और वो फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग एफ, आई और बी की डायरेक्शन। बेसिकली आई और बी की डायरेक्शन पता तो आप एफ की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। ये चीज़ अगली स्लाइड पे भी आ रही है, वहाँ पे जो थंब बना के दिखाया भी गया आपको, तो वहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और जी, तो यहाँ पे देखें वही जो है वो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट दोबारा बताया गया है। सिंपल फार्मूला है जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। जो फोर्स होगी वो आई बी और एल जो है उनका साइन थीटा, ठीक है। तो एल जो है वो नॉर्मली आपके कॉइल की कांस्टेंट होती है। जब आप एक बार एक कॉइल बना लेते हैं तो इट मींस योर एल इज कांस्टेंट, ठीक है। लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, इसमें सारा लिखा हुआ है। एफ फोर्स है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, वो सारा लिखा हुआ है। तो लेंथ नॉर्मली आपकी कांस्टेंट हो जाती है। देन वी हैव ओनली आई एंड बी। आई इज करंट, ठीक है, जो आप करंट सप्लाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वोल्टेज, और बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, कि आपने जिस मैग्नेट्स के दरमियान में इसको रखा हुआ उसकी फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है। तो उससे आपकी जो एफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एफ की जो डायरेक्शन है वो, और नॉर्मली वी एज्यूम कि आई बी और एफ जो है वो दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। आई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब जो एफ जो है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि अगर आप आई और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि इनके बीच में एंगल जो होगा वो 90 होगा, तो साइन ऑफ 91 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एफ इज इक्वल टू आई बी एल बन जाएगा।
ठीक है, मीन्स कि आई जो है वो बी से 90 डिग्री के एंगल पे होगा और एफ जो है वो उन दोनों से 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा, ठीक है जी। तो आप इस तरह से जो है वो इसको समझ सकते हैं कि जैसे थंब जो है वो एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बी जो है वो नीचे वाली जो 3 फिंगर्स हैं उससे 90 डिग्री पे रोस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो इसका है। अच्छा जी, मोटर के अंदर होता क्या है नॉर्मली, जो आपको पिछली साइड पे दिखाई वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है। एलेबोरेट भी जो जहाँ पे कम्यूटेटर लिखा हुआ है, ये रीजन है दिस प्लेस, तो ये जो है वो थोड़ा एलेबोरेट करने की कोशिश की है कि नॉर्मली होता ये है कि आपके पास बेसिकली जो मूविंग पार्ट है, जो आपका आर्मेचर है, आपने उसको जो है वो डीसी पावर सप्लाई देनी होती है। जो बॉडी है आपकी बेसिकली आप इस तरह कह लें कि वी हैव two different broad categories of DC motors। one is wire wound के जो उसकी जो एक्सटर्नल बॉडी है, ये वाली जो स्लाइड है इस पर आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये जो एक्सटर्नल जो बॉडी है या जो एक्सटर्नल आपके पास जो फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट से बनी हुई है, ठीक है, वो परमानेंट मैग्नेट से बनी हुई है। और मूविंग पार्ट जो आपके पास जो रोटर है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो फिक्स पार्ट है, जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग है, वो ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट है। इसका मतलब ये है कि आपने उसको कोई पावर सप्लाई नहीं देनी, ठीक है, तो कोई पावर सप्लाई आपने उसको नहीं देनी, और उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स है। आपने एक बार मैग्नेट चूज कर लिया एंड दैट फ्लक्स डेंसिटी इज देयर, यू कैन नॉट चेंज, ठीक है जी। तो ये बात होगी। तो जो आपके पास इंटरनल कॉइल है, जो आर्मेचर है, उसको आपने सप्लाई देनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि देखें, मूविंग कॉइल है और उस मूविंग कॉइल को आपने जो है सप्लाई देनी है, ठीक है, और मतलब ताकि उसको सप्लाई भी कांस्टेंट मिलती रहे, ठीक है, और उससे मूव भी करना है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा अजीब सी बात है। तो उसके लिए यहाँ पे जो असेंबली बनाई गई है, ये आपके पास जो है वो कम्यूटेटर और जो है वो ब्रशेस की असेंबली है। बेसिकली बाहर से जो पावर सप्लाई की जो केबल्स हैं वो आके ब्रशेस को कांटेक्ट उसके साथ कांटेक्ट करती हैं, ठीक है। एक ब्रश आपका पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है। बेसिकली ब्रश क्या है, बेसिकली इसका मटेरियल नॉर्मली ग्रेफाइट का मटेरियल होता है, और जो आपके पास जो कम्यूटेटर है बेसिकली ये रिंग्स हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली एक कंटिन्यूस रिंग नहीं है, कंटिन्यूस होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर एक कॉइल है तो रिंग को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर 2 कॉइल हैं तो उसी रिंग को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अगर 4 कॉइल हैं तो उसी रिंग को आप बेसिकली 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एक्चुअल मोटर में आपको पता है कि एक 2-4 कॉइल नहीं होते, इसमें बहुत ज़्यादा कॉइल होते हैं। आगे स्लाइड में आ रहा है, मैं आपको उसका जो एक्चुअल कम्यूटेटर है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो मल्टीपल कॉइल्स हैं, और पावर सप्लाई जो है वो इन ब्रशेस के जरिए, ये ग्रेफाइट के कार्बन के ब्रशेस होते हैं, और ये जो है थ्रू स्प्रिंग जो है वो ये टच कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। ब्रशलेस डीसी मोटर, यस ब्रशलेस डीसी मोटर भी होती है, हम उसकी तरफ आएंगे, अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। ब्रशलेस डीसी मोटर भी होती है, बिल्कुल होती है। और इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट डीसी भी मोटर भी होती है। और जो मैं आपको कह रहा था कि 2 मेन कैटेगरीज हैं, उनमें एक में जो आपकी फील्ड की जो वाइंडिंग है, जो फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट है, और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आपकी जो फील्ड है वो वाइंडिंग वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है, बल्कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होने का मतलब ये है कि 2 बातें हैं, एक तो है कि आप उसको करंट देना पड़ेगा, आपकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि यू हैव द एबिलिटी कि आप जो है वो उसकी करंट को चेंज करके आप उसकी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको आप चेंज कर सकते हैं, और इस तरह आप काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको हम वायर बाउंड मोटर्स कहते हैं। वायर बाउंड मोटर्स भी होती हैं और परमानेंट मैग्नेट, 2 मेन कैटेगरीज हैं, बाकी ब्रशलेस भी होती है, ब्रश वाली भी होती है, ठीक है। तो ये है यस, कार्बन ब्रशेस कंडक्ट करंट, ऑफ कोर्स ये जो करंट होता है कार्बन ब्रशेस से इसको जा रहा होता है, ठीक है जी। तो ये है। अब जब आपका कॉइल जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है इस पे देखेंगे, जब आपका जो कॉइल है वो इस डायरेक्शन में कि आपका ए जो है वो ऊपर है, एन की तरफ है, बी नीचे है, तो बेसिकली पॉजिटिव ब्रश से करंट जो है वो कॉइल में जाता है और इस बी को फोर्स डाउनवर्ड मिलती है, ठीक है। और जब करंट गुजर से ए से जाता है तो ए को फोर्स अपवर्ड मिलती है। अगेन राइट हैंड रूल का जो हम का रूल है वो लगा के हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मूव कर जाता है एंड देन मूव करने के बाद बेसिकली आपका जो ए जो है वो इस तरफ आ जाता है, बी आपको उस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ए ब्रांच जो है वो उसमें से करंट जो है वो दूसरी तरफ इधर राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। और जो बी है उसमें करंट लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो अब उस पे डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन जो है चेंज होगी, यानी कि पहले
बी इधर था तो उसको डाउनवर्ड फोर्स मिल रही थी, और ए उधर था तो उसको अपवर्ड फोर्स मिल रही थी। अब चूंकि रोटेट हो चुके हैं, अब ए इधर आ गया है, लेकिन स्टिल ए को भी यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स ही मिलेगी और बी को उधर वहाँ पे अपवर्ड फोर्स मिलेगी। तो इस तरह कंटिन्यूस फोर्स है वो। इमेजिन कि अगर आपके पास ये अब एक कॉइल है, अगर आपके पास 10-20 कॉइल हों और हर कॉइल को इसी तरह फोर्स मिल रही हो, तो थोड़ी थोड़ी फोर्स करके आप मोटर को थोड़ा थोड़ा रोटेट करवा रहे होते हैं, एंड देन जो है आपकी मोटर का मूव। ये आपको समझाने के लिए है, 180 डिग्री पे रोटेट नहीं करेगा, ये थोड़ा सा रोटेट करेगा, उसके बाद फ्रिक्शन वगैरह इसको ओवरकम कर लेती है। लेकिन जो एक्चुअल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है, ठीक है, ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है आपका, ठीक है। ये जो है वो जो सबसे पहले लेफ्ट साइड में पहली डायग्राम ए है, वो आपके पास एक सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक है कि किस तरह होता है, ठीक है, कॉइल्स आपके किस तरह होते हैं, और दूसरा जो है मतलब एक्चुअल आर्मेचर जिसको दिखाया गया है, और नीचे मैंने आपको जो एक्चुअल आर्मेचर की पिक्चर दिखाई है। नाउ यू कैन सी प्रॉब्ली इसके अंदर 20 कॉइल होंगे, प्रॉब्ली इसके अंदर 18 कॉइल्स होंगे, ठीक है, या मे बी उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब हर कॉइल को थोड़ी देर के लिए सप्लाई मिलती है, वो थोड़ा सा रोटेट करता है, उसके बाद अगर थोड़ी सी फोर्स मिलती है वो थोड़ा सा रोटेट कर जाता है, उसके बाद उन ब्रशेस के आगे जो है वो अगले कॉइल के जो कम्यूटेटर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको फिर सप्लाई मिलती है, उनको फोर्स मिलती है, थोड़ा सा वो रोटेट करते हैं। तो बेसिकली बहुत तेजी में ये प्रोसेस हो रहा है। तो प्रॉब्ली वी कैन नॉट फिजिकली हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन हम माइंड में इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। लेकिन एक्चुअल जो आर्मेचर है वो ये है, और आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे कॉइल्स हैं, और हर कॉइल्स के 2 टर्मिनल जो है वो आपके यहाँ पे जो कम्यूटेटर इस पे लग रहे हैं, ठीक है। और होता क्या है कि आपके पास ब्रशेस सिर्फ 2 ही होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो कॉइल की अरेंजमेंट हमने ऐसे की होती है कि कोई भी कॉइल है तो एट ए टाइम बेसिकली वो उसके जब उसके पॉजिटिव को, जब उसके एक टर्मिनल को पॉजिटिव मिले तो दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव मिले, ताकि सर्किट कंप्लीट हो और ताकि फोर्स उसको मिले। एंड देन वो थोड़ा सा जब मूव करेगा तो अगला कॉइल सामने आ जाएगा, ठीक है, और जब थोड़ा सा और मूव करेगा तो अगला कॉइल सामने आ जाएगा। ऑफ कोर्स वन इज क्लॉकवाइज, अदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। एक नीचे की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप नहीं कह सकते, लेकिन आप कहते हैं कि एक फोर्स नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ठीक है, एंड देन बोथ रीइंफोर्स ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स नहीं करेंगे तो फिर तो मोटर आपकी चलेगी, ठीक है। एक साइड पे फोर्स अपवर्ड कह लें, एक साइड पे डाउनवर्ड कह लें, लेकिन उसको सॉर्ट ऑफ एक रोटेशनल टॉर्क एक तरह से दे रहा हूं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, ये हमने देख लिया कि आपके पास जो फोर्स है वो आई बी एल साइन और थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और डीसी मोटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एवरी कॉइल हैज इट्स ओन ब्रशेस। नहीं, एवरी कॉइल के ब्रशेस नहीं होते। मैंने आपको जैसे बताया कि हर कॉइल के टर्मिनल्स हैं, उस वायर की जो एंडिंग है वो एंडिंग आके यहाँ पे जो आपको कॉपर की जो चीज़ नज़र आ रही है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ है तो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाए। अब आपके पास जो ब्रशेस हैं वो 2 ही हैं। मेटल लाइक कवर्स और आर्मेचर, कौन से मेटल लाइक कवर्स आप कह रहे हैं? ये जो मेन बॉडी के ऊपर बड़े बने हुए हैं ये कह रहे हैं? ये बेसिकली वही चीज़ है जो आप ट्रांसफार्मर में भी यूज़ करते हैं कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपने बनानी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपने बनानी है, और बनाने के लिए आपको एक कोर चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम कोर बनाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करेंगे, हवा में करेंगे या किसी ऐसे मटेरियल पे करेंगे जो मतलब इतना ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी को सपोर्ट नहीं करता, तो आपकी मोटर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ये उसके लिए। तो जी हम बात कर रहे थे कि आपके पास ये जो कॉपर के जो आपके पास एंड पे टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, जो गोल से छोटे छोटे स्ट्रिप्स आपको नज़र आ रही, तो ये कॉइल्स के टर्मिनल्स हैं, उनके एंड्स हैं। और बेसिकली आप जो है वो जो ब्रशेस हैं उनको आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट, 2 ब्रशेस होते हैं क्योंकि पावर सप्लाई आपके पास बाहर से आ रही है, उसकी 2 तार हैं, ठीक है ना। एक तार जो है वो एक ब्रश को कनेक्ट हो जाती है, दूसरे ब्रश को, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है एक ब्रश, दूसरा ब्रश नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। अब ये है कि एट ए टाइम हमने इसके रोटर के ऊपर, आर्मेचर के ऊपर अरेंजमेंट ऐसे किया हुआ है कि जो भी कॉइल का एक टर्मिनल, जिस भी कॉइल का एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव के सामने आएगा, एग्जैक्टली उसी कॉइल का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो दूसरे ब्रश के सामने आएगा, ठीक है। यानी कि एट ए टाइम हम सिर्फ एक कॉइल को पावर दे रहे हैं, जब उसको पावर मिलेगी, फोर्स जनरेट होगी, वो थोड़ा सा रोटर को मूव करेगा, एंड देन अगला कॉइल जो है उस पावर सप्लाई के सामने आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा। इस तरह मिलके थोड़ी थोड़ी फोर्स मिलके बेसिकली आप जो 360 डिग्री रोटेशन आप इसको दे रहे हो, ठीक है। तो ये जैसा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स आपकी जो है वो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड और करंट है, करंट पे डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है।
टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। अगेन अगेन जो मोटर का टॉर्क है, डीसी मोटर का टॉर्क है, वो फोर्स है, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है आई के ऊपर, ठीक है ना। तो बी भी एक तरह से आपका कांस्टेंट हो जाएगा अगर आप एक बार जो एक मोटर की कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद बी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, आप चेंज नहीं करेंगे उसको। तो एफ जो है वो आपका आई पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। एफ जो है वो आपका आई पे डिपेंड करेगा, और अगर आप आई ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आपका एफ यानी कि आपका टॉर्क ज़्यादा होगा, अगर आप करंट कम प्रोवाइड करेंगे तो आपका, और करंट क्या है बेसिकली, पावर ज़्यादा आप दे रहे हैं, ठीक है। जिस मोटर की जो है पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उसका टॉर्क ज़्यादा होगा, जिसकी कम होगी उसका मतलब उसका टॉर्क कम होगा। जी हमारे पास टॉर्क का फार्मूला आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू के टी इंटू ए आई ऑफ ए एंड फाई, ठीक है ना। फाई आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगेन वो कांस्टेंट है, एक बार आपने मोटर बना ली तो प्रॉब्ली वो कांस्टेंट है, ठीक है। और तो ये जो है वो हम के टी आपके पास है वो कांस्टेंट है बेस्ड ऑन द मोटर कंस्ट्रक्शन। अगेन जब आप मोटर अगर किसी सही जगह से लेंगे, यानी कि हम तो नॉर्मली स्क्रैप से मोटर यूज लेके हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी हमें सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होती हैं, जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज नहीं पता होती। लेकिन अगर आप जो है वो प्रॉपरली किसी कंपनी से परचेज करते हैं या बाहर से इंपोर्ट करते हैं, नॉर्मली मोटर के साथ उसकी डाटा शीट आती है, और उसके अंदर ये सारे कांस्टेंट्स वगैरह की वैल्यू आपको बताई होती है, इसका फाई कितना है, मैक्सिमम फाई कितना हो सकता है, चेंज होता है नहीं होता है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ों से मेंशन की होती है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं टॉर्क आपका मेनली करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात है कि आपके पास जो डीसी जनरेटर है वो बेसिकली क्या है, एग्जैक्टली द सेम मोटर, कि वही मोटर है। अगर आप इसको जो है वो डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो आपको मैकेनिकल पावर दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इसी मोटर के जो शाफ्ट है, रोटर है, इसको पकड़ के किसी मैकेनिकल सिस्टम के जरिए इसको घुमाना शुरू कर दें, देन यू कैन हैव अ वोल्टेज ऑन द टर्मिनल्स। आप वोल्टेज जो है वो टर्मिनल्स पे आपको मिल जाएगा। सिमिलर प्रिंसिपल है जो आपने पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, कि अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक्सक्यूज मी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसको फोर्स मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के आप मूव करवाते हैं तो उसके अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास डीसी जनरेटर का भी कॉन्सेप्ट हो गई है। तो ये है जी हमारे पास। और अब ये अपग्रेड कह रहा है, इन केस अगर ये बंद हो जाए तो मेरे ख्याल में यही लिंक दोबारा काम करेगा, ठीक है जी। आई विल ट्राई, अगर ये बंद हो गया तो वी विल कम बैक ऑन द सेम। बंद नहीं होगा, खैर बंद नहीं हुआ, अच्छी बात है। अच्छा जी, तो ये आपके पास डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद मोटर के लिए और इक्वेशन, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम अगेन अगर हम आर्मेचर को रोटेट करवाते हैं, और रोटेट करवाने के बाद जो है वो मैग्नेटिक रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके अंदर जो है वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, उस वोल्टेज को हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ हम उसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। उसका फार्मूला जो आपके पास ये है, के ई फाई एस, ठीक है। के ई जो है वो अगेन जो है वो कांस्टेंट है मोटर का, और फाई आपके पास फ्लक्स है, ऐसा आपके पास स्पीड है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से आप घुमाएंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। तो ये जो है वो ईएमएफ है। हाउ कैन वी कंट्रोल करंट टू प्रिवेंट सेल्फ सैचुरेशन मैकेनिज्म, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो अभी इस कोर्स में शामिल नहीं है, वो मिड टर्म के बाद हम आएगा वो चीज़, ठीक है। तो फिर हम उसकी बात करेंगे, फिलहाल हम इसकी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो फिलहाल हम जो है वो ये सिर्फ जो मिड टर्म का कोर्स इसको कवर कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो फिर हम इसके मिड टर्म के बाद भी हमने डीसी मोटर को भी मजीद पढ़ना, ठीक है। तो वहाँ ये सारी बातें आएंगी, ब्रशलेस डीसी मोटर भी वहाँ पे आएगी, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर भी वहाँ पे आएगी, ये जो आप बात करिए सेचुरेशन मैकेनिज्म की बात करें, ये भी वहाँ पे आएगा। अभी फिलहाल हम इसकी बात नहीं करें, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसी ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें, कि जब हम डीसी मोटर को चला रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको बाहर से जो है वोल्टेज सप्लाई दी हुई है, ठीक है, और सप्लाई देने के बाद जो है वो हम मैकेनिकल पावर ले रहे हैं, तो स्टिल आप देखेंगे वही कॉइल है, उस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो रोटेट तो कर रहे हैं, इसका मतलब जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो देयर विल बी सम ईएमएफ, ठीक है ना, वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होगी। तो वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जो कि नॉर्मली आपका जो लाइन वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है, उसको कैंसिल करने की कोशिश करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। तो उसको रोकने की जो कोशिश करती है उसको हम कहते हैं काउंटर ईएमएफ, उसको सीईएमएफ भी कहते हैं, समटाइम हम उसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो इसका जो है वो हाँ, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये होता है आपके पास कि एक्चुअल वोल्टेज जो आपका आर्मेचर को मिल रहा होता है, दैट इज लाइन वोल्टेज जो आप सप्लाई कर रहे हैं माइनस सी ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ जो है उसमें से माइनस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो लाइन वोल्टेज है, कोई मोटर है 12 वोल्ट की डीसी मोटर है, आप उसको 12 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और सप्लाई करने के बाद जो है वो आपने उसको जब चला लिया, तो चलाने के बाद उसके अंदर काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो वो जो काउंटर ईएमएफ है, लेट्स से वो 2 वोल्ट्स है, तो वो अब आपका जो लाइन वोल्टेज 12 था, 12 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो देन एक्चुअली योर मोटर इज गेटिंग 10 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी मोटर जो है वो 10 वोल्ट्स पे चल रही है, ठीक है। तो ये काउंटर, और जो काउंटर ईएमएफ है, जैसे कि हमने पीछे फार्मूले में पढ़ा कि जैसे आपका जो ईएमएफ है वो डिपेंड करती है फाई और एस के ऊपर, ठीक है, और इसी तरह आपकी जो काउंटर ईएमएफ है वो भी फाई और एस पे डिपेंड करता है। अगेन फाई कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, जब आप एक बार मोटर बना लेते हैं, ठीक है, वो वैल्यू चेंज तो नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जो एस है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे जैसे आपकी मोटर ज़्यादा तेज चलती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो आपके पास काउंटर ईएमएफ जो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ ये डीसी मोटर के अंदर एक सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म मौजूद होता है, इसकी हम बात करेंगे अगली स्लाइड में जाके। तो वो है, ठीक है। तो ये जो काउंटर ईएमएफ है ये स्पीड पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा स्पीड पे आपकी मोटर चलेगी तो काउंटर ईएमएफ ज़्यादा होगी, और कम स्पीड पे चलेगी तो आपकी जो ईएमएफ है वो कम होगी। और जब आपकी मोटर स्टॉप होती है तो उस वक्त आपकी जो काउंटर ईएमएफ है वो जीरो होती है, ठीक है, ये आपको बताऊँ। अच्छा जी, इसी तरह जो दूसरा फार्मूला है नीचे, वो ऊपर वाले फार्मूले से हमने डिराइव किया है। बेसिकली ऊपर आपके पास जो है वो वी ए है, माइनस वी एल एन है, और सी ई एम एफ वो भी एक वोल्टेज है, ठीक है जी। तो वी ए को जो है आप ओहम लॉ के जरिए आई ए और आर ए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हमने ये नीचे वाला फार्मूला बना लिया, वी ए की जगह पे हमने आई ए आर ए लिखा, और वो आई ए जो है वहीं पे रह गया, और आर ए जो है दूसरी तरफ जाके नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। So now you can calculate the armature current. Basically, there is no practical way of calculating the armature voltage. कि रनिंग मोटर में आर्मेचर वोल्टेज जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो काउंटर ईएमएफ है, आप कह रहे हैं कि व्हाट इज मीन मोटर हैज इट्स ओन पावर। चलिए आसान हो गई, हम थोड़ी देर से वेट कर लें थोड़ी देर। जी,
तो हम बात कर रहे थे कि जी मोटर इज ऑन पावर, आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट कि मोटर की सॉर्ट ऑफ एक इंटरनल पावर है जो आप लाइन वोल्टेज दे रहे हैं उसको वो कैंसिल कर रही है, यू कैन से दैट, बट देयर इज नो सच थिंग कि आपको कि मतलब हम एक एट द सेम टाइम हम उसको मोटर के तौर पर यूज़ करें, एट द सेम टाइम उसको जनरेटर के, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके अंदर एक काउंटर ईएमएफ है जो कि आपकी एक्चुअल अप्लाइड वोल्टेज को माइनस करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि ईएमएफ सीएमएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली हम सीएमएफ कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि हम जो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम आर्मेचर का करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस करंट से आई ए जो यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और आई ए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। तो वो फॉर्मूले की मदद से आपको पता चल जाएगा कि वाकई जो है वो जब आप जीरो स्पीड पे चल रहे हैं तो आपके आर्मेचर में कितना करंट जा रहा है, या इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, प्रैक्टिकली आप जो है वो एमीटर लगा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वी कैन कैलकुलेट दैट, आई ए को आप कैलकुलेट करते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि बेसिकली जो है वो इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो आइए हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी आगे एग्जांपल आएगी, हम कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ वही बात है कि जो लास्ट इक्वेशन है उसमें हम आइए कैलकुलेट करेंगे, और आपके पास जो सी एम एफ जो है वो इंक्रीज होती है स्पीड के साथ, ज़्यादा तेज़ आपकी मोटर चलेगी तो इसका मतलब है कि आपकी काउंटर ईएमएफ ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसका मतलब है कि आपका जो करंट जो है वो जो आर्मेचर का करंट है आई ए है वो कम होता जाएगा, आई ए कम होने की वजह से आपका टॉर्क कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन आप इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब सॉर्ट ऑफ एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है, तो जब आई ए आपका करंट होगा तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हाँ स्पीड रेगुलेशन, अगेन वो स्पीड की बात आ गई कि स्पीड आपकी कितनी कम हो सकती है, कितनी ज़्यादा हो सकती है। नॉर्मली मोटर्स में क्या होता है कि जब नो लोड पे मोटर चल रही होती है स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे हम उस पर लोड डालते हैं तो स्पीड उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना, स्पीड रेगुलेशन बेसिकली किसको कहते हैं कि हम मैक्सिमम जो डिफरेंस स्पीड आ रहा है हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास स्पीड में चेंज आ रहा है हम वो कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है स्पीड का फार्मूला है, और वेट अ मिनट, ये है, अच्छा नहीं ये स्पीड का फार्मूला है, स्पीड रेगुलेशन का फार्मूला आगे आ रहा है, ठीक है। तो स्पीड आपके पास अगेन सी एम एफ और के ई फाई आपके पास जो है फार्मूला है। अब आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमने पहले भी सॉल्व की थी क्लास के अंदर, लेकिन दोबारा इसको हम गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये वही सी एम एफ की जो है वो आपके पास जो है वो एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास एक 12 वोल्ट डीसी मोटर है, और उसकी आर्मेचर की रेजिस्टेंस जो आर ए है वो आपके पास 10 ओम है, और जो उसके पास मोटर की जो स्पेक्स शीट है अगेन वहाँ से आप सीएमएफ की वैल्यू लेते हैं, जो बनाते हैं उनको पता होता है, ठीक है। हम